बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी लेक्चर नंबर 9। इसमें हम एरे करेक्शन देखेंगे। एरे करेक्शन को देखेंगे, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी और फिर उसकी जो साइको सोशल स्टेजेस हैं उनको भी देखेंगे डिटेल। तो सबसे पहले हम करेक्शन के में थोड़ा है, चूंकि हमारा ये कोर्स जो है शॉर्ट कोर्स है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में या डीपली जाके नहीं देखेंगे। तो हम इसके जो मेन पॉइंट है ना, इसकी बायोग्राफी के, इसकी हिस्ट्री के, वो देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन होमबर्गर, इसका एरिक होमबर्गर एरिक्सन इसका नाम है। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। ही इज फेमस साइको एनालिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये साइको एनालिस्ट भी है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है। साइको हिस्टोरियन भी है, इसके साथ साथ मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर भी रहे हैं ये। ठीक है। ही हैड नो एनी काइंड ऑफ कॉलेज डिग्री। इनके पास डिग्री कोई नहीं थी। ठीक है। लेकिन ये अपने काम में बड़े एक्सपर्ट थे। इन्होंने बड़ी मतलब के वो किया है, काम बड़ा किया है। इसमें 8 स्टेजेस दिए। मोस्ट फेमस काम इनका, कॉल्ड द फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट के फादर हैं ये। इन्होंने बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, 1950s के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने अपनी जो साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी, 8 स्टेजेस थी। अच्छा, टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस कॉइन्ड विद हिम। आइडेंटिटी क्राइसिस की जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं के साथ मुंसलिक है, एरिक एरिक्सन के साथ। आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर क्वेश्चन के आइडेंटिटी क्राइसिस किसने दिया है तो आपने एरिक्सन लगाना है। आइडेंटिटी क्राइसिस टर्निंग पॉइंट, ये जो होता है बेसिकली लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर ये समझ ले, यानी कि इसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो वीक होनी है या स्ट्रांग होनी है। अच्छा, हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस थे ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। ही थ्योरी बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ फ्राइड साइको थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेजेस दी थी ना, उसी की एक्सटेंशन है ये। सिगमंड फ्राइड की 5 स्टेजेस थी, इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं। अच्छा, हिज थ्योरी कॉल्ड पोस्ट फ्राइडियन थ्योरी। पोस्ट फ्राइडियन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। वर्क विद फ्राइड एंड एना फ्राइड। एना फ्राइड और फ्राइड के साथ इसने काम किया। हिज थ्योरी इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन बैकग्राउंड एंड कंसिस्ट ऑफ आर्ट्स ट्रैवल एक्सपीरियंस विद द डिफरेंट कल्चर्स एंड लाइफ लॉन्ग सर्च फॉर हिज ओन आइडेंटिटी। इन्होंने अपनी लाइफ को ही ऑब्जर्व करके, अपनी लाइफ से ही सीख के इन्होंने ये वाली थ्योरी दी है। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने आर्ट्स ट्रैवल और जो उनका एक्सपीरियंस था उसकी बेस पर ये थ्योरी डेवलप की। इंपॉर्टेंट टर्म्स इनकी जो थ्योरी है, अगर उसको आप समझना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा। इन टर्म्स को आप समझेंगे तो ये आपको ये वाली जो इनकी जो थ्योरी है, इसको समझना भी आसान हो जाता है। सबसे पहले तो हम, चूंकि ये साइको सोशल थ्योरी है, तो पहले देख लेते हैं साइको सोशल क्या होता है। साइको का मतलब होता है, साइको इज अबाउट माइंड एंड पर्सनैलिटी एंड सोशल इज अबाउट द इन्वायरमेंट। ठीक है। यानी कि यहाँ पर ब्रेन को, सॉरी, माइंड को और इन्वायरमेंट को मिला के एक थ्योरी दी गई है कि कैसे हम, हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, उसको बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। We can say that this theory discuss the personality with its mental processes and its environment. Mental processes को और environment को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद एपिजेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन क्या होता है? आइडिया दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज गवर्न्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस डिपेंड ऑन जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर्स। ये बेसिकली जो मैचुरेशन प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली उसके बारे में है कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो अकॉर्डिंग टू 8 स्टेजेस चल रही होती है। यानी कि एक सीक्वेंस में चल रही होती है जिसके अंदर 8 स्टेजेस होती हैं, और वो डिपेंड कर रही होती है हमारी वो डेवलपमेंट हमारे जेनेटिक या हेरिडिटी फैक्टर्स पर। हेरिडिटी फैक्टर्स और इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड कर रही होती है। इट मींस दैट इनहेरिटेड फोर्सेस आर द डिटरमिनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी। हमारी जो इनहेरिटेड फोर्सेस होती हैं, वो हमारी जो पर्सनैलिटी पर इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। बट सोशल एंड इन्वायरमेंटल फोर्सेस आल्सो इन्फ्लुएंस डेवलपमेंटल स्टेजेस। हमारी जो सोशल फैक्टर्स हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जेनेटिक्स तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन सोशल फैक्टर्स भी कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट। सो वी कैन से दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट अफेक्टेड बाय बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अगला कॉन्सेप्ट है जो इसकी थ्योरी में हमें समझना बहुत जरूरी, वो है क्राइसिस। क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट। द क्राइसिस रेफर टू
a turning point in an individual's life that presents a particular psychological challenge or conflict। ये बेसिकली हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, हमारा जो क्राइसिस होता है ना, ये टर्निंग पॉइंट होता है जिसके अंदर हमें साइकोलॉजिकल इशू आ रहा होता है, साइकोलॉजिकल चैलेंज या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है किसी भी स्टेज के अंदर। मिसाल के तौर पर, एट ईच स्टेज एन इंडिविजुअल कन्फ्रंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस, दो अपोजिट फोर्सेस के दरमियान में हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि हमारा जो पहली स्टेज है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, क्राइसिस आ रहा था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। ये यहाँ पर हमारा ये क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर तो हमारा ये क्राइसिस जो है रिजॉल्व हो जाए सही तरीके से, पॉजिटिवली ये हल हो जाए, तो फिर हमें ट्रस्ट वाली फीलिंग्स आती हैं, क्रिएट हो जाती है हमारी पर्सनैलिटी ट्रस्ट वाली। अगर वो सही से रिजॉल्व हो सकते तो फिर मिसट्रस्ट वाली, यानी कि अगर तो ये रिजॉल्व हो जाता तो फिर हम पॉजिटिव वे में इसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, अदरवाइज नेगेटिव वे में कर रहे होते हैं। ठीक है, only when we have resolved each conflict can the personality continue its normal development। अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो फिर हमारी पर्सनैलिटी नॉर्मली डेवलप होती है। ठीक है, एंड के नॉर्मल होती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम स्ट्रेंथ गेन करते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है नेक्स्ट स्टेज को अचीव करने के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए। इफ द कॉन्फ्लिक्ट एट एनी स्टेज रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, अगर अनरिजॉल्व रहे, वी आर लेस लाइकली टू बी एबल टू अडेप्ट टू लेटर प्रॉब्लम्स। तो हम अगले जो नेक्स्ट जो हमारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं या हमारी जो नेक्स्ट स्टेजेस आ रही होती हैं वो सही तरीके से उनको हम नहीं लेके चल पा रहे होते। सक्सेसफुल आउटकम इज स्टिल पॉसिबल बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू अचीव। जो सक्सेसफुल वो कहते हैं कि ये जो आउटकम है ना, ये सक्सेसफुल, इसकी कंप्लीशन है, रेजोल्यूशन, ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू अचीव, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको अचीव करना। हाउ टू कोप क्राइसिस, अगर ये रिजॉल्व ना हो पाए या हम चाहते हैं कि ये हमें क्राइसिस फेस ही ना करना पड़े, तो हम कैसे कर सकते हैं। एरिक्सन बिलीव दैट द ईगो मस्ट इनकॉर्पोरेट मैल अडेप्टिव एज वेल अडेप्टिव, दोनों तरह में करती है। फॉर एग्जांपल इन इन्फेंसी वी कैन रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डिपेंडेंसी बाय डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ट्रस्ट और सेंस ऑफ मिसट्रस्ट। अगर वो कहता है कि हम जो हमारा जो दो फोर्सेस होती हैं ना, जैसे कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, अगर तो हम सही तरीके से उसको पॉजिटिवली डील कर लेते हैं तो हमें वो ट्रस्ट वाली फीलिंग्स ज्यादा आती हैं, अदरवाइज फिर मिसट्रस्ट वाली। मिसाल के तौर पर, ट्रस्ट द अडेप्टिव एंड डिजायरेबल वे ऑफ कोपिंग, ये पॉजिटिव वे है कोप करने का, एंड इट इज हेल्दियर साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, ये हेल्दी है यानी कि पॉजिटिव है। अगर हम सही तरीके से ना कर पाए, रिजॉल्व ना हो सके, तो फिर हमारे जो होती है डेवलपमेंट वो नेगेटिवली हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है बेसिक स्ट्रेंथ और वर्च्यू। बेसिक स्ट्रेंथ और वर्च्यूज रेफर टू पॉजिटिव ट्रेट और क्वालिटीज दैट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुली रिजॉल्विंग। हर स्टेज पर एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है या वर्च्यू मिलती है, हर स्टेज पर। 8 स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस पर आपको कोई ना कोई स्ट्रेंथ लाजमी मिलेगी जब आप पॉजिटिवली रिजॉल्व कर लेते हो अपने कॉन्फ्लिक्ट को या क्राइसिस को। ठीक है, क्राइसिस को रिजॉल्व करने पर आपको जो स्ट्रेंथ या वर्च्यू मिलती है उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट स्टेज पर आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है होप वाली, अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो। ही सजेस्टेड दैट these strengths are interdependent, means any one strength cannot develop until the strength associated with the previous stage has been confirmed। वो कहते हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, ये वाली जो स्ट्रेंथ्स होती हैं जब तक पिछली डेवलप नहीं होगी उस वक्त तक अगली भी डेवलप नहीं होगी। साइको सोशल स्टेजेस, इसके अंदर आपको दो चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। एक तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, हर स्टेज पर किसी ना किसी चीज के साथ आपका रिलेशनशिप होगा। रिलेशंस आर इंटरेक्शन ऑन विच कंप्लीशन ऑफ स्टेज इज डिपेंडेंट, जिस पर आपकी जो स्टेज की सक्सेसफुली कंप्लीशन है ना वो डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद इवेंट्स, हर स्टेज के अंदर कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है जो उस सक्सेसफुली कंप्लीशन में रोल प्ले कर रहा होता है। एरिक्सन बिलीव दैट ईच स्टेज ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, हर स्टेज में साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होती है, जैसे कि ट्रस्ट मिसट्रस्ट वगैरह। अ स्ट्रगल दैट कंट्रीब्यूट्स टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, और वही जो स्ट्रगल होती है वो हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है। अब स्टेजेस की बात करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होगी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ होगी होप होगी,
दूसरी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें विल आपकी जो स्ट्रेंथ होगी आपको मिलेगी। तीसरी है जी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें पर्पस मिलता है आपको, स्ट्रेंथ जो होती है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज 4 के अंदर, इसमें आपको कॉम्पिटेंस मिलती है अगर आप रिजॉल्व कर लेते हो क्राइसिस को। पांचवी स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसमें आपको फिडेलिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद छठी है हमारे पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें आपको स्ट्रेंथ लव वाली मिलती है। उसके बाद सातवीं स्टेज है हमारे पास जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसमें केयर वाली स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। उसके बाद ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसमें आपको विजडम मिलता है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, इन तमाम की तमाम 8 स्टेजेस को? आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट सा बनाया है, शॉर्ट सा सेंटेंस बनाया है, उसको आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक तरतीब के साथ ही है, ये तरतीब मैंने चेंज नहीं की, तो तरतीब चेंज नहीं करनी क्योंकि ये सीक्वेंस में चलनी चाहिए। अब ये बनाई है टाई, टाई के ऊपर है 4, टाई 4 आगे जेंट्स लिखा है, इसको आप एक सेंटेंस बना सकते हो, मीनिंगफुल सेंटेंस के टाई फॉर जेंट्स, जेंट्स के लिए टाई या जेंट्स की टाई, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, टाई फॉर जेंट्स, टाई आई के ऊपर 4 आना आपने लगाना, यानी कि जो आई वाली हमारे पास स्टेजेस हैं वो 4 हैं जो आई से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले हमारे पास, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ लिख लेते हैं इसको, चलो यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है यहाँ पर पहली स्टेज है हमारे पास, पहली स्टेज है हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, टी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ए से स्टार्ट हो रही है। तीसरी स्टेज है आई से इंटीमेसी वर्सेस गिल्ट, आई लिखा है एक। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी दूसरा आई, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन तीसरा आई, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन चौथा आई। उसके बाद है जनरेटिविटी जी से, ठीक है, जी आ गया। उसके बाद ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, ई आ गया। आगे जो एनटीएस लगाया वो मैंने अपनी तरफ से लगाया ताकि आप इसको मतलब एक सेंटेंस बना सको याद करने के लिए। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, टाई फॉर जेंट्स। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जी हाँ जी फोर्थ स्टेज बताएं कौन सी होती है, इंटरव्यू के अंदर फर्ज कर लेते हैं, या पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है जी फोर्थ स्टेज कौन सी होती है। तो अब आपको वहां पर आप कहेंगे जी ये तो सारी गुडमुड हो गई हैं। तो अगर आपने ये वाला जो सेंटेंस मैंने बनाया है इसको अगर आप याद रख लेंगे तो आपको वहां पर आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां पर टाइम होता है सोचने का, इंटरव्यू में भी और टेस्ट में भी। तो आप एक साइड पे लिख के भी याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही हेल्पफुल होगा बल्कि, अगर आप इसको याद कर लेते हो और इसकी सीक्वेंस बना लेते हो। और तीसरी जो एक दूसरी और चीज है, अगर आपका एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये वाला जो आई वाले ये तो 4 हैं, इनको कैसे याद रखना है हमने, मतलब आई वाले ये आपस में गुड मुड हो जाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट इनको कैसे याद रख सकते हैं, इसका भी एक मैंने जुगाड़ लगाया था। वो कैसे, हम कोई भी काम को अगर हमने काम का आगाज करना हो तो कैसे कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमने उसको इनिशिएट करना होता है ना, इनिशिएटिव लेना है, तो ये भी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। उसके बाद जब हम इनिशिएटिव मतलब कि ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, मिसाल लेते हैं कारोबार की, ठीक है। आपने सोच लिया, इनिशिएटिव ले लिया कि मैंने ये करना है, अपने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया, इनिशिएटिव ले लिया। उसके बाद फिर आपने वो जो इनिशिएटिव लिया, अपने पैसे इकट्ठे किए, उससे लगाई आपने इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री जब आपने लगा ली तो फिर आपकी बन गई एक आइडेंटिटी, पहचान बन गई कि भाई ये तो कारोबारी बंदा है या बंदी है, ठीक है। जब आइडेंटिटी बन गई तो फिर उसके बाद आप इंटीमेसी, फिर आप रिलेशंस बनाने की तरफ जाते हो। मिसाल के तौर पर शादी का सोचते हो कि यार अब मैं सेटल हो जाऊं, मैंने बिजनेस सेट कर लिया, अब मुझे भी सेटल हो जाना चाहिए। इंटीमेसी का मतलब बेसिकली यही होता है ना कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर देते हो, या क्लोजनेस बनाना या रिलेशनशिप को मजबूत करना स्टार्ट कर देते हो। ये मैंने एक जुगाड़ लगाया हुआ कि पहले इनिशिएटिव लिया, फिर इंडस्ट्री लगाई, उसके बाद इंडस्ट्री के बाद आपकी पहचान बनेगी, पहचान के बाद फिर आप रिलेशंस की तरफ अपनी तवज्जो देना शुरू कर देते हो। पहली दो तो हमें याद ही है, आखिरी दो भी याद है, चारों ये इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई आपको? आंसर करें जल्दी से, सुन रहे हैं मुझे? जी सर, समझ आ गई है। ओके, शुक्र है।
अब हम देखते हैं स्टेजेस को एक एक करके, ठीक है, वन बाय वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, इनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई लाजमी आएगा, पेपर में भी लाजमी आता है क्वेश्चन। ये नहीं होता कि कभी मिस करे वो ना इसको, तो लाजमी क्वेश्चन इसमें से देता है, क्योंकि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है ये वाला, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी आती हैं, इसलिए कहीं से भी उठा सकता है, और टेस्ट में भी आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। जी फरा। सर अगर इसके साथ आप पीरियड भी मेंशन कर दें कि इन्फेंसी का है और एडोलेसेंस का है, क्योंकि अक्सर ना अभी पहले जो पेपर आए हैं उसमें पीरियड आता है साथ के ना, अब ये वाली जो स्टेज है वो किस पीरियड में होती है? तो मैं ये बता रहा हूँ ना नीचे, अब जब इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें वो पीरियड भी मेंशन होगा। चलिए ठीक है सर। आप देखिए ये स्टेज वन है ना, ये ओरल और ओरल पीरियड है एक, तो दूसरा सेंसरी पीरियड है, ठीक है, ओरल और सेंसरी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा एज, अच्छा इसको इन्फेंसी भी कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज होती है ये वाली, ठीक है, याद रखिएगा। और जो बर्थ टू 8, इसका जो होगा एज कितनी होगी, बर्थ टू 8 होगा, सॉरी 18 मंथ्स। उसके बाद क्राइसिस क्या होगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। रिलेशनशिप मदर के साथ होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, होप। और की इवेंट कौन सा होगा, फीडिंग या अबैंडनमेंट। की इवेंट, इवेंट भी कोई हो रहा होता है उसमें, ठीक है, हर स्टेज के अंदर। ये इसकी डिटेल है। अच्छा ओरल सेंसरी स्टेज, इसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये ओरल सेंसरी स्टेज है या कौन सी है, या इन्फेंसी है या कौन सी है, ठीक है। तो ये इन्फेंसी भी इसको कहेंगे। अच्छा अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली है, या आपको ये भी देके पूछ सकता है कि सेंसरी और ओरल कौन सी स्टेज है, ट्रस्ट वाली या ऑटोनॉमी वाली या इंडस्ट्री वाली। तो उस हिसाब से भी, यानी कि 3-4 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने हर हिसाब से याद रखना है। अच्छा ये वाला जो है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें ये होता है कि बच्चा चूंकि इन्फेंसी स्टेज है, ये बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है मदर के साथ होता है, ठीक है, मदर के साथ ही वो उसका ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो इसलिए अगर उसको तवज्जो मिल जाएगी, यानी कि उसके साथ इस जगह पर वो क्योंकि हेल्पलेस होता है, कुछ खुद से नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि डिपेंडेंट होता है ना हर तरह से, और कुछ नहीं कर पा रहा था अगर, तो मतलब कि मदर जो हो अच्छे से उसकी केयर करती है, रिस्पॉन्स सही देती है, तो वो ट्रस्ट वाला एलिमेंट उसमें बिल्ड हो जाएगा। अगर वो सही से उसको रिस्पॉन्स नहीं करती, उसकी केयर नहीं करती, उसकी तवज्जो नहीं देती, तो वो फिर मिसट्रस्ट वाला उसमें एलिमेंट पैदा हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है कि इस जो फर्स्ट स्टेज है इसके एरिक्सन की, ये सिमिलर है फ्राइड की पहली स्टेज से, फ्राइड की इन्फेंसी वाली स्टेज से, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज उसके साथ एसोसिएट करती है या सिमिलर है फ्राइड के। अगर तवज्जो दे लेगी तो ट्रस्ट वाला एलिमेंट पैदा हो जाएगा, अगर तवज्जो नहीं देगी तो मिसट्रस्ट पैदा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, मस्कुलर या एनल स्टेज, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें 18 मंथ टू 3 इयर्स होता है। क्राइसिस क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट, डाउट सॉरी। रिलेशनशिप क्या होगा, पेरेंट्स के साथ ही रिलेशनशिप होगा। स्ट्रेंथ कौन सी डेवलप होगी, विल। उसके बाद की इवेंट कौन सा होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। ये उसकी सिमिलर स्टेज है फ्राइड वाली, फ्राइड वाली को समझ लिया और इसको समझ लिया, सेम है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही होती है और इसमें मुख्तलिफ वो काम खुद कर रहा होता है, जैसे कि वॉक, क्लीन, पुश, पुल, होल्ड वगैरह, ठीक है, खुद करने की कोशिश करता है। अब याद रखिएगा इसमें एक और चीज आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इस स्टेज के अंदर क्या हो सकता है। तो चूंकि उसने बोला कि यहाँ पर वो खुद काम करने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमी को आप इस तरह समझ ले, ऑटोमेटिक यानी खुद से करने की कोशिश करता है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इख्तियार, ठीक है। तो वो खुद से करने की कोशिश करता है चीजों को। अच्छा उसके बाद आ जाता है जी, इसमें हम देख लेते हैं जी, अगर इसमें दो चीजें होती हैं, होल्डिंग ऑन या लेटिंग गो। अगर तो मतलब कि उसको सही तरीके से पॉजिटिवली डील किया जाए तो वो उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज पैदा होती हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पैदा हो जाएगी। अगर नहीं होगा, नेगेटिवली आप उसको रिस्पॉन्स करते, उसका क्राइसिस नहीं जो है रिजॉल्व होता, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, तो वो इस तरह की इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव रेज और रिलैक्स्ड पैसिविटी, ठीक है। और टॉयलेट ट्रेनिंग इसका जो की इवेंट होता है, इसमें अगर आप सही से उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग देते हो तो वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नेगेटिवली आगे बढ़ेगा। अगर तो वो सही मतलब ठीक तरीके से पॉजिटिवली आगे बढ़ता है तो उसमें ऑटोनॉमी का एलिमेंट आएगा, अदरवाइज शेम एंड डाउट पैदा हो जाएगा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एक एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूछा जाए, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट का दे रहे हो ना, तो आपसे अगर पूछा जाए कि
एक बच्चा अगर उसमें शेम एंड डाउट वाला एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है पेपर में या इंटरव्यू में कि एक बच्चा है उसमें शेम एंड डाउट वाला एलिमेंट है, तो वो किस स्टेज में उसका क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, किस स्टेज पर उसको इशू बना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए शेम एंड डाउट वाला जो प्रॉब्लम है ये सेकंड स्टेज में आता है। ठीक है, 18 मंथ्स टू 3 इयर्स की स्टेज में आता है। ठीक है, सेकंड स्टेज है, या उम्र भी बता सकते हैं आप। ठीक है, और फ्राइड के साथ एसोसिएट करके भी बता सकते हो कि एनल स्टेज होती है। ठीक है, इस तरह से भी आपने क्वेश्चन को याद रखना है। अगर आपके पास कोई पेशेंट भी आ जाता है तो अगर उसमें शेम एंड डाउट वाला एलिमेंट है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस स्टेज पर फंसा हुआ है, ये बंदा किस स्टेज पर इसकी फिक्सेशन हुई है। तो आप उसी हिसाब से फिर उसको कर सकते हो डील। कैसे? मिसाल के तौर पर आपको पता है कि शेम एंड डाउट ये किसकी वजह से होता है, ये पेरेंट्स के सही रवैये की वजह से नहीं, मतलब कि यहाँ पर जो होता है पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है या रवैया है वो सही नहीं होता, ठीक से उसका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता। इट मीन्स कि अगर हम पेरेंट्स वाला जो एलिमेंट है जहां पर कमी रह गई थी वो वाला अगर हम पूरा कर दें, पेरेंट्स को बोलेंगे भाई आप उसके साथ थोड़ा सा सही तरीके से रहो, उसके साथ अच्छे से डील करो, ठीक है, रिलेशनशिप अपने बेहतर करो, तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप उसको डील कर सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए उसी हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसको आप डिफरेंट थेरीज अप्लाई करके भी उसको उसका इलाज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप उस पर एरेक्शन की थेरी अप्लाई कर दो, जो मैं भी आपको बता रहा था, उसको देखो कि उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस स्टेज से रिलेट कर रही है। ठीक है, जिस स्टेज से रिलेट कर रही हैं तो फिर आप उसी स्टेज से रिलेट के हिसाब से उसको डील करोगे, उसका इलाज करोगे। ठीक है, अगर तो फर्ज करें कोई उसको ट्रॉमा हुआ, यानी कि उसके साथ रिसेंटली कोई इवेंट हुआ है उस वजह से उसको इशू हो रहा है, फिर तो हम उसी हिसाब से डील करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं घर वाले कि ये शुरू से ही ऐसा है, तो फिर आप फॉरेन इरेक्शन की स्टेजेस को जाके देखो, फ्राइड की स्टेजेस को जाके देखो कि कहाँ पर इशू आया होगा इसको। ठीक है, पहली स्टेज में आया तो भी अपनी उसकी मदर को बोलो, पेरेंट्स को बोलो कि इसको इस तरह से डील करो, दूसरी में आया फिर भी उसके पेरेंट्स को बोलना है। ठीक है, ये आइडिया दे दिया मैंने आपको कैसे आप चीजों को डील कर सकते हो। ये टॉयलेट ट्रेनिंग अगर हम सही तरीके से कर लेंगे तो वो पॉजिटिवली डेवलप होगा। उसमें इस स्टेज पर उसमें विल पैदा होती है। देखे ना, अगर विल पैदा हो रही है, हमने ऊपर देखा है कि वो खुद मतलब के करने की कोशिश करेगा। ऑटोनॉमी वर्सेस क्या है, हाँ, शेम एंड डाउट। जब खुद उसको हम करना सिखा देंगे तो उसमें विल ही पैदा होगी ना कि यार मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ है इनको भी आप उनके नाम से भी याद रख सकते हो कि इसमें कौन सी स्ट्रेंथ पैदा हो सकती है ये काम करने से या के काम होने से। ठीक है, अगर आपको खुद मुख्तारी दे दी जाए या आपको कहा जाए, आपको मोटिवेट किया जाए, तो फिर आप में विल ही पैदा होगी ना कि यार मुझे और भी करना चाहिए, और भी करना चाहिए। स्टेज थर्ड आ जाती है हमारे पास लोकोमोटर या जेनिटल स्टेज, इसको कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, एज उसकी होती है 3 to 6 ईयर। क्राइसिस इसमें होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। रिलेशनशिप फैमिली के साथ ही होता है। स्ट्रेंथ पर्पस इसमें होता है। उसके बाद की कौन सा होता है, इंडिपेंडेंस, इसमें इंडिपेंडेंस आती है, यानी कि इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करता है। ये फैमिली स्टेज से रिलेटेड होती है, यानी कि उसी से के साथ मिलती जुलती है, सिमिलर है उससे। अच्छा, उसके बाद इसमें होता है ये मोटर एंड मेंटल एबिलिटीज आर कंटिन्यूइंग टू डेवलप। इसमें मोटर और मेंटल एबिलिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है ना। अब चिल्ड्रन कैन अकम्प्लिश मोर ऑन देयर ओन, क्योंकि यहाँ इनिशिएटिव की बात हो रही है, बच्चे कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने आप से इनिशिएट करने की ना, इनिशिएट करने की यहाँ पर लिख लिया कि देयर ओन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दे एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक द इनिशिएटिव इन मैनी एक्टिविटीज, वो खुद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पीपल हु वर सक्सेसफुल आर सक्सेसफुली प्रोसेस दिस स्टेज, जो खुद करने मतलब के सक्सेसफुल होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई आपको ऐसा बंदा मिल गया जो बहुत सक्सेसफुल है, इट मीन्स कि वो इस स्टेज से अच्छे से गुजर गया था। जो बंदा इनिशिएटिव लेना अपनी जिंदगी में पसंद करता है या इनिशिएटिव लेता है या एंटरप्रेन्योर है, तो इट मीन्स कि वो स्टेज से सही से गुजरा हुआ है, नॉर्मली गुजरा है। अगर कोई बंदा इनिशिएटिव, ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाता है, आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट जा रहे हो ना, तो आपको बहुत तवज्जो से ये चीजें सुननी है। अगर आपके पास, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जी आपके पास एक ऐसा बच्चा आ जाता है जो इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम होती है उसको, ठीक है, वो हिम्मत नहीं कर पाता, फेस नहीं कर पाता चीजों को, कोई चीजों को स्टार्ट नहीं कर पाता, तो वो एरिक्सन के अकॉर्डिंग कहाँ पर खड़ा है, तो आप उसका कैसे इलाज करेंगे। ठीक है, तो आप फिर उसको बताओगे जी एरिक्सन के थर्ड स्टेज में खड़ा हुआ है ये,
जिसको फेलिक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। और हम इसका इलाज, चूंकि इसका जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ ही होता है, इट मीन्स के वहीं पर फैमिली के साथ होता है, इट मीन्स के फैमिली में ही इशू हुआ है, फैमिली में उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, तो फिर हम उसी हिसाब से उसको डील करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें जो होती है पर्पस, पर्पस वाली जो स्ट्रेंथ पैदा होती है, अगर उसको हम इनिशिएटिव लेने देंगे, उसको कॉन्फिडेंस देंगे, तो फिर उसमें पर्पस पैदा होता है, वो गोल सेटिंग करता है, कि गोल बना लेता है कि मेरा ये पर्पस है, ये मेरा ये मकसद है, मैंने अब ये करना है, ठीक है। जो बंदा इनिशिएटिव लेता है, या जारी सी बात है उसका कोई ना कोई गोल भी वो सेट करता है, अगर हम उसको इनिशिएटिव लेने देंगे तो वो पर्पस सेट कर लेगा, गोल बना लेगा, ठीक है। तो मतलब कि जो स्ट्रेंथ है उनको भी आप स्टेज वाइज इस तरह याद कर सकते हो। स्टेज 4 है हमारे पास लिटेंसी। लिटेंसी होती है, इसकी एज 6 से 12। क्राइसिस इसमें इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियोरिटी। वैसे रिलेशनशिप इसमें होगा नेबर्स और स्कूल, यानी कि अब इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसका जो रिलेशनशिप बिल्ड होना, यानी कि इन्वायरमेंट से उसकी अब क्या हो जाती है, इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे स्टेज में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं ना, तो उस हिसाब से देखो इसको। स्ट्रेंथ कौन सी आती है, कंपिटेंस। अगर तो पॉजिटिवली क्राइसिस इसका डेवलप, मतलब क्राइसिस इसका चला जाता है, रिजॉल्व कर लेता है, तो कंपिटेंस उसमें पैदा होगी, ठीक है, उसमें काबिलियत पैदा होगी। की इवेंट कौन सा, ये स्कूल लाइफ इसकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। जी यहां तक समझ आ गई आपको, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जल्दी बोलें। सुन भी रहे हैं आप लोग के नहीं? ओके, अच्छा। ये चूंकि स्कूल वाला इसका यहाँ पर एरिया स्टार्ट हो जाता है, एज स्टार्ट हो जाती है, तो चाइल्ड बिगिन स्कूल एंड इज एक्सपोज टू अ न्यू सोशल इन्फ्लुएंस, नया चीजों को एक्सप्लोर करता, आइडियली बोथ एट होम एंड एट स्कूल द चाइल्ड लर्न्स गुड वर्क एंड स्टडी हैबिट्स, ये चीजें सीखता है वो, ठीक है। अच्छा, इसको जो है एरिक्सन ने बोला इंडस्ट्रियसनेस, यहाँ पर वो अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर देता है, दूसरों से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। इसको बोला है इंडस्ट्रियसनेस, तो इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। अगर तो पॉजिटिवली हम उसको क्या करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, या वो पॉजिटिवली आगे बढ़ता है, क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेता है, यानी कि अगर इस स्टेज को पॉजिटिवली आगे लेके बढ़ता है तो इंडस्ट्रियसनेस उसमें पैदा होती है। अगर ना आगे से बढ़ सके तो फिर उसमें इन्फीरियोरिटी पैदा हो जाती है, कि यार मुझसे तो मतलब कोई काम भी नहीं होता, मैं बाहर सही तरीके से नहीं अपना परफॉर्म कर पाता सोसाइटी के अंदर, तो फिर इन्फीरियोरिटी की तरफ चला जाता है वो। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी एज अ मींस ऑफ अटेनिंग प्रेज एंड ऑब्टेनिंग द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। जब कोई वो टास्क कंप्लीट करता है तो उसको शाबाश की जरूरत होती है, ठीक है, उसको प्रेज करने की जरूरत होती है, तारीफ की जरूरत होती है। चाइल्ड्स ग्रोइंग पावर्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, एंड यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो रही होती है। ability to play rules lead to the deliberate refinement of the skills delayed in the building things, यहाँ पर skills भी उसकी build हो रही होती हैं। Her here Erickson's ideas reflect the sex stereotypes of the period in which he proposed his theory। यहाँ पर उसने sex stereotypes की भी बात करता है स्टेज के अंदर। He says boys will build tree houses and model airplanes while girls will cook and sew। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लें। यहां पर उसने थ्योरी दी है जिसको उसने बोला है सेक्स स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, इसने थ्योरी दी है। वो कहता है कि इस स्टेज पर आके ना जो बच्चे होते हैं ना, वो एक खास तरह के बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। बच्चे क्या करेंगे, वो ट्री बनाना शुरू कर देंगे, हाउस बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि जैसे बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, रेत वगैरह में खेलते हैं, मिट्टी वगैरह में खेलते हैं, तो घर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ट्री बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जबकि गर्ल्स क्या करेंगी, वो खाना पकाना सीखती हैं, इसके साथ साथ वो सिलाई कढ़ाई वगैरह सीखती हैं, ठीक है, वो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होता है। However, whatever the activities associated with this age, the children are making serious attempts to complete a task। कोई भी कहता है एक्टिविटीज जो भी होती हैं यहाँ पर, उसके अलावा वो अपनी जो टास्क कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, बाय अप्लाइंग कंसंट्रेटेड अटेंशन, डिलीजेंस एंड परसिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन टेक प्राइड इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज। न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज भी इसी स्टेज पर डेवलप होती हैं, तो यहाँ पर इस हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू स्किल्स और एबिलिटीज किस स्टेज के अंदर उसमें डेवलप होती हैं। ठीक है जी, इसमें कंपिटेंस और स्ट्रेंथ पैदा हो रही होती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द
exertion of skill and intelligence in pursuing and complete task, इंटेलिजेंस वगैरह यानी कि अप्लाई करता है। अच्छा, उसके बाद अगर if children are scolded, ridiculed or rejected, they are likely to develop feelings of inferiority and inadequacy। अगर किसी बच्चे में इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स हैं तो इट मींस कि वो स्टेज पर फंसा हुआ है, ठीक है। अगर उसको हम पॉजिटिवली नहीं रिस्पॉन्स देंगे तो वो इन्फीरियोरिटी की तरफ चल जाएगा। प्रेज एंड रीइंफोर्समेंट फोस्टर फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इनकरेज कंटिन्यूइंग स्ट्राइविंग। उसमें मतलब अगर उसको हम शाबाश देंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो कॉम्पिटेंस उसमें पैदा होगी, ठीक है जी। साइकोलॉजिकल स्टेजेस, ये जो पहली 4 स्टेजेस है ना, इसके बारे में थोड़ी सी वो बात करता है। द आउटकम ऑफ द क्राइसिस एट ईच ऑफ दीज 4 चाइल्डहुड स्टेजेस डिपेंड्स ऑन अदर्स। यहाँ पर जो क्राइसिस आ रहा होता है ना, कहते हैं कि वो डिपेंड कर रहा था दूसरों पर, दूसरों की वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही होती है, क्राइसिस पैदा होगा दूसरों की वजह से या रिजॉल्व होगा दूसरों की वजह से। द रेजोल्यूशन इज द फंक्शन मोर ऑफ व्हाट इज डन इन चाइल्ड देन ऑफ द व्हाट द चाइल्ड कैन डू। मतलब कि दूसरों पर डिपेंड कर रहा था कि उसको क्या करने दिया हमने। Although children experience increasing independence from birth to age 12, psychosocial development remains mostly under the influence of parents and teachers। यानी कि इनके इन्फ्लुएंस में ही रहती है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में ही रहती हैं चीजें। In the last 4 stages of psychosocial development, we have increasing control over our environment। अगली 4 स्टेजेस में हमारा कंट्रोल हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेजेस ऐसी होती हैं या कितनी स्टेजेस होती हैं जिनमें बच्चे का अपना कंट्रोल होता है। तो यू कैन से कि पहली फर्स्ट 4 स्टेजेस आर इन द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइल्ड। we can last 4 stages, ठीक है। we consciously and deliberately choose our friends, colleges, career and spouses। अब यहाँ पर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेजेस में बच्चा खुद मुख्तार हो जाता है, तो भी आप जवाब दे सकते हो कि लास्ट 4 में। However, these deliberate choices are obviously affected by the personality characteristics। और ये जो choices होती हैं ये affect कर रही होती हैं हमारी personality characteristics से, that have developed during the stages from birth to adolescence। जो पहली 4 स्टेजेस में डेवलप हुई होती हैं, उनसे इन्फ्लुएंस तो होगी अगली वाली स्टेजेस, लेकिन कंट्रोल हमारा ही होता है। Whether our ego at that point shows primarily trust, autonomy, initiative, industriousness or mistrust, doubt, guilt। यानी कि ये चारें या तो पॉजिटिवली कर रही होंगी या नेगेटिवली कर रही होंगी, डेवलप हुई होंगी। 5th स्टेज देखते हैं, एडोलेसेंस की स्टेज होती है। एज इसमें 12 से 18 होती है। कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अगर तो पॉजिटिवली क्रिएट हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा, तो उसमें आइडेंटिटी शनाख्त होती है, अपनी पहचान वो करता है। अदरवाइज उसको कंफ्यूजन होता है अपनी आइडेंटिटी को लेके। अच्छा, रिलेशनशिप पीयर, अपने मतलब के पीयर्स के साथ और रोल मॉडल के साथ रिलेशनशिप बनाता है वो। उसके बाद स्ट्रेंथ, फिडेलिटी, की इवेंट कौन सा होगा, सोशल रिलेशनशिप। इसमें ईगो आइडेंटिटी की बात करता है वो, कि बच्चा अपने आप को यहाँ पर पहचाने, यहाँ पर जो होता है ना उसका एडोलेसेंस में उसका एक टास्क होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को पहचाने, अपनी यूनिकनेस को पहचाने, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहचाने। अगर तो वो पहचान लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहचानता तो उसमें मतलब कि नेगेटिविटी आ जाती है फिर। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर वो नहीं पहचान पाता तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है उसमें। अगर वो मतलब कोई करियर, आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं, एक तो वो उसको अपनी यूनिकनेस का नहीं पता होता, दूसरा ये कि इस स्टेज पर आप बच्चे को इस तरह भी पहचान सकते हैं, अगर उनको नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने लाइफ में आगे किस तरफ जाना है, उसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, उसको सिलेक्शन में इशू आ रहा है, कोई चीज को सिलेक्ट नहीं कर पाता या कोई डिसीजन नहीं ले पाता, तो भी यहाँ पर रोल हो सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस का, यानी कि एडोलेसेंस वाली 5th स्टेज में वो लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है जी, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, इसको समझ लीजिएगा, कोई इशू हो तो मैं आपको बता दूंगा। स्टेज है जी हमारे पास 6, यंग अडल्टहुड, 18 से 35 साल। अच्छा, कई जगह पर ये जो एज है ना, ये तो एजेस हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंस भी होगा इसमें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दी गई होती हैं। अच्छा, क्राइसिस, इंटीमेसी वर्सेस रोल, आइसोलेशन, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, स्ट्रेंथ, लव, की इवेंट, रोमांटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर वो थोड़ा सा मतलब कि मेच्योर रिलेशनशिप की तरफ आ जाता है ऑपोजिट जेंडर के साथ, ठीक है। अगर तो वो सही से मतलब इस स्टेज से गुजर जाए तो वो इंटीमेसी यानी कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है, अदरवाइज वो आइसोलेशन में चला जाता है, यानी कि वो तनहा रहना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा
ऐसा है जो आइसोलेशन में है, ठीक है, वो चीजों में दिलचस्पी नहीं ले रहा, या रिलेशनशिप में दिलचस्पी नहीं ले रहा, या दूसरों के साथ सही से नहीं डील कर पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पर फंसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेज नंबर है हमारे पास 7, अडल्टहुड की स्टेज है ये। इसमें जो एज है 35 से लेके 55 ईयर्स तक साल तक। उसके बाद जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इसमें आता है, कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस, रिलेशनशिप हाउस होल्ड या वर्कमेट के साथ। उसके बाद स्ट्रेंथ केयर, उसके बाद की इवेंट पेरेंटिंग। यहाँ पर चूंकि वो मेच्योर हो चुका होता है, शादी हो चुकी है उसकी, ठीक है, तो वो इसमें जो इवेंट होता है वो एज अ पेरेंट अपना रोल प्ले कर रहा होता है। जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन क्या होता है इसका समझ लेते हैं। कंसर्न फॉर केयरिंग, एस्टेब्लिशिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन, पर्सन ट्राई टू बी ए टीचर और मेंटर। ठीक है, ये चीज इसमें अगर तो पॉजिटिवली जाएगा तो फिर ये वाला वो काम कर रहा होगा। ठीक है, स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन रेफर्स टू द फेलियर टू फाइंड अ वे टू कंट्रीब्यूट, फेलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद अदर्स। यहाँ पर स्टैग्नेशन का मतलब है अगर इस एज में आके बंदा किसी काम में दिलचस्पी ना ले, सोसाइटी में दिलचस्पी ना ले, या अपने मतलब कि बच्चों में दिलचस्पी ना ले, तो इट मीन्स कि वो स्टैग्नेशन में गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो फंसा हुआ है, यहाँ पर वो क्राइसिस उसका रिजॉल्व नहीं हुआ। अगर तो वो पॉजिटिवली अपना सोसाइटी के अंदर भी रोल प्ले कर रहा है और अपने बच्चों में भी मतलब दिलचस्पी ले रहा है, एज अ टीचर या एज अ मेंटोर अपना रोल प्ले कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो उसका क्राइसिस यहाँ पर रिजॉल्व हो गया था। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास इस एज का कोई बंदा आ जाता है पेशेंट, तो आप देखें कि वो यहाँ से आप पहचान सकते हैं। अगर तो वो मतलब कि रोल प्ले कर रहा है, अपनी दिलचस्पी लेता है बच्चों में, उनको गाइड करता है एज अ मेंटोर, ठीक है, तो इट मीन्स वो यहाँ पर तो इशू कोई नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा, वो दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो फिर समझ आए कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है। उसके बाद स्टेज हमारे पास ओल्ड एज, लास्ट एज है। ठीक है, इसमें जो इसकी जो एज होती है 55 टू लेके डेथ तक, आगे सारी जिंदगी तक चली जाती है। ठीक है, क्राइसिस, ईगो, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ह्यूमन काइंड, यहाँ रिलेशनशिप यानी कि ह्यूमन काइंड और अपने आप को वो पहचानता है, सेटिस्फेक्शन लेता है, और फिर इंसानियत को मतलब कि इंसानियत की खिदमत करना वो पसंद करता है। स्ट्रेंथ, विजडम यहाँ पर आ जाता है, फहम आता है उसमें। ठीक है, समझदारी आ जाती है। रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ इवेंट होता है, यानी कि खुद की लाइफ पर वो निगाह डालता है, जिंदगी को समझता है कि उसने क्या खोया, क्या पाया, क्या अपना रोल सही से प्ले कर पाया भी है या नहीं। यहां पर वो क्या करता है, अपनी जिंदगी पर निगाह डालता है, पीछे उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, या अपनी उसने जितनी भी जिंदगी गुजारी है, वो देखता है कि इस जिंदगी के अंदर मैंने क्या किया है, क्या मेरा रोल पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या मैंने कुछ किया है या नहीं किया है, वो चीजों को देखता है वो। अच्छा, ईगो इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहां पर वो देखेगा कि उसकी जिंदगी कैसी गुजरी है, वो मतलब कि अपने आप को पहचान सका है या नहीं। याद रखिएगा, ये हम एक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ये हमारी जिंदगियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, कि इस स्टेज पर आके हम देख रहे होते हैं अपनी पिछली सारी जिंदगी की, क्या यार मैंने अपना रोल प्ले किया है या नहीं जिंदगी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, क्या जो मुझे हासिल करना था वो मैंने हासिल किया कि नहीं, क्या मैंने सेटिस्फेक्शन हासिल किया कि नहीं। अगर तो की होगी तो फिर ईगो इंटेग्रिटी आप में होगी, आप सेटिस्फाई होंगे अपनी लाइफ से। अगर आपने नहीं की होगी तो आप फिर सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप होपलेस होंगे। ठीक है, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी लाइफ से, आप खुश नहीं होंगे उस उम्र में जाके। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है जो इस एज का है और वो होपलेसनेस फील करता है, एक्टिव नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, तनहा रहना पसंद करता है, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेता, तो आप समझ सकते हैं कि उसको क्या इशू है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है अपनी लाइफ से। ठीक है, तो फिर उसको उस हिसाब से ही डील किया जा सकता। मैंने उसको इसको और तरह से भी कर दिया है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है हमारे पास, स्ट्रेंथ, इसमें विजडम आती है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली आगे जाएगा तो विजडम होगा, उसमें फहम होगा। आपने देखा होगा बाज लोग एक फिलासफर लग रहे होते हैं, फिलासफर के तौर पर, यानी कि अगर वो बात जिसको हम कह सकते हैं पंचायती बंदे,
पंचायती बंदे जब हो, एक बंदा जब पंचायत में एक विजडम के साथ, फहम के साथ बात कर रहा होता है ना, जिंदगी की ऊंच नीच को समझ रहा होता है, मामलात को समझ रहा होता है, इट मीन्स कि वो यहाँ पर सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई होगा तो इट मीन्स लाजमी उसमें विजडम भी होगा, वो चीजों को समझता होगा, दलील देना आती होगी उसको, लॉजिक को समझता होगा वो, ठीक है। लेकिन अगर वो दूसरों के साथ मतलब कि आपने देखा होगा कुछ बूढ़े जो होते हैं, बाबा जी कुछ ऐसे होते हैं, वो दूसरों के मतलब कि दूसरों के साथ ज्यादा देर बना के नहीं रखते, ठीक है, और बेजार से रहते हैं, इंसल्टिंग होते हैं या बिटर होते हैं अपनी ना रवैयों के अंदर। तो वो यही इसका मतलब यही होता है कि वो बंदे भाई अपनी जिंदगी से ना सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे अक्सर आसपास देखने को मिलता है। मैंने बहुत से ऐसे बाबों को जानता हूं जो उनसे बात कर लो या उनके सामने कोई थोड़ी सी बच्चे शरारत कर दें तो उनको काट खाने को दौड़ते हैं, ठीक है। काट खाने को वो इसलिए दौड़ रहे होते हैं कि वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते, और शायद उनको भी नहीं पता होता कि यार मुझे मसला क्या है, मैं अंदर से सेटिस्फाई नहीं हूँ। कुछ आपने बुजुर्ग देखे होंगे हमारे घरों के अंदर, वो बहुत प्यार कर रहे होते हैं, बच्चे उनके सामने जो शरारतें भी कर रहे होते हैं वो उनको मुस्कुरा के देख रहे होते हैं कि यार ये भी क्या, मतलब इनको एंजॉय करने दो। और अगर कोई मसला आ जाता है तो वो बड़े तहम्मुल के साथ सुन रहे होते हैं, बड़े अच्छे से उसको डील कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, वो होते हैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई। वो जो बार बार गले को आते हैं, लड़ाई करते हैं या चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, इट मीन्स कि वो लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, वो इस एज में अटके हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे आसपास अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं। मैंने इनको और अच्छे से थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में भी मैंने इनको इकट्ठा कर दिया है। अगर आपके पास डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है तो पेपर से एक दिन पहले आप इन चीजों को पढ़ के, ये इस टेबल को पढ़ के जा सकते हो। आपके लिए आप ये सारी जो इसकी थ्योरी है वो उसको आप समझ लें, इस टेबल के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तफसील में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।